आपका स्वागत है दी भारती चैनल में। और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। चलिए आज हम लोग समास पढ़ते हैं, जो क्लास 10B के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समास में सबसे पहले हम लोग देखें इन उदाहरण को। मेरे दादाजी परलोक को गमन कर गए। जरा देखिएगा, जो अंडरलाइन किया हुआ है उन पदों को देखिएगा। परलोक को गमन कर गए, पद इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त है। तो परलोक को गमन कर गए, यहां पर मिला करके मेरे दादाजी परलोक गमन कर गए। यहां पर शब्दों का समूह है जिसे मिला करके एक शब्द बना दिया गया है, परलोक गमन कर गए। जो पुरुष महान होते हैं सब उनका अनुकरण करते हैं, सब महापुरुष का अनुकरण करते हैं। जो पुरुष महान होते हैं, इसके लिए यहां पर एक शब्द दिया गया है, सब महापुरुष का अनुकरण करते हैं। मेरी आवाज थोड़ी खराब चल रही है तबीयत खराब होने की वजह से, तो उसे इग्नोर करेंगे थोड़ा। आप देखें, ये जो पद है, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के एक पद बनाया जा रहा है, ये ही समास कहलाते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, परलोक को गमन, परलोक गमन। जो पुरुष महान होते हैं, महापुरुष। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया जाए तो वहां पर समास का निर्माण होता है। और जब एक पद को तोड़ करके कई पदों में विभक्त कर दिया जाए, कई शब्दों में बदल दिया जाए, तब वहां पर समास विग्रह होता है। यानी शब्द को तोड़ना, पद को तोड़ना समास विग्रह हो गया। और कई पदों से मिलाकर के एक पद बना देना समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनते हो तो वहां समास कहलाता है। और जब एक शब्द का दो या दो से अधिक पदों में विग्रह कर दिया जाता है, विग्रह माने तोड़ देना, विग्रह का मतलब क्या होता है? तोड़ देना, तो वहां समास विग्रह कहलाता है। बहुत आसान है समझना। पद का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। जब कोई शब्द अकेले आता है तो वह शब्द कहलाता है, वही शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो पद बन जाता है। और समस्त पद क्या होता है? पूरे के पूरे समास विग्रह के बाद बने शब्दों के समूह को, ये सारे शब्द परलोक को गमन कर जाना, परलोक को गमन कर जाना, ये पूरा का पूरा शब्द जो है आपका समस्त पद कहलाता है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितने सारे शब्दों को जोड़ करके हमने एक शब्द बनाया, वो पूरे शब्दों को हम समस्त पद के नाम से जानते हैं। और वह प्रक्रिया जिसमें एक शब्द से तोड़ करके अनेक शब्दों में या दो से अधिक शब्दों में जब बदला जाता है तो वह समास विग्रह की प्रक्रिया कहलाती है। अब जरा हम इसके भेद की ओर चलते हैं। जरा इसे आप देख लें, इसको देखिए। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। और वो 6 भेद कौन कौन से हैं जो मुख्य हैं? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। हम लोग जल्दी जल्दी इसको कर लें। तत्पुरुष समास में अब आपको लगेगा कि हाँ, इसमें तो नए समास आया नहीं, तो नए समास को हम लोग तत्पुरुष समास के उपभेद के अंतर्गत रखते हैं। अरे ऐसे तो कर्मधारय को भी लोग रखने लगे हैं उसमें, लेकिन चूंकि बहुत तायत में वो पूछा जाता है उससे सवाल, इसलिए मैंने इसको इसी में डाल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास को देख ले। जिस समास का दूसरा पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भूख से मरा, भूख मरा। कैसे मरा? तो भूख से मरा, ये मरा शब्द प्रधान है। देश से निकाला, निकाला शब्द प्रधान है। तो ऐसे में
तत्पुरुष समास होता है जिसमें कि अंतिम पद प्रधान हो। और आगे देख लेते हैं हम तत्पुरुष के भेद को। देखिए इसे तत्पुरुष समास के 6 भेद को। सबसे पहला कर्म तत्पुरुष। जाहिर सी बात है समास कब बनता है? जो 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाने के बाद। तो 2 या 2 से अधिक पदों को जब मिलाते हैं तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसका लोप होता है, जो छुप जाता है, जो दिखता नहीं है? तो वो है सामासिक शब्द, विभक्ति। विभक्ति का लोप होता है। तो विभक्ति का लोप यहां जरा सा देख लीजिए कि जिस समास में कर्म कारक की, इसको अगर ये कर लो कि कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। अब कारक तो आपको याद होगा, कारक जब पढ़े होंगे तो कर्ता ने कर्म को यानी कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। तो हम लोग देख लेते हैं जरा सा यहाँ पे कि कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है कि नहीं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, यानी जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाए उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, और शरण को आगत या शरण को आया हुआ, शरणागत। देखिए को खत्म हो गया, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, को विभक्ति का लोप हो गया। शरण को आया हुआ, को विभक्ति का लोप हो गया और शरणागत हो गया। यानी कि यहाँ पर कर्म कारक की, कर्म तत्पुरुष की विभक्ति का लोप हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया समास में। दूसरे में चले हम लोग, करण तत्पुरुष। जिस समास में करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाए तो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे क्या होता है करण की विभक्ति? कर्ता ने कर्म को करण से। यहां से जुदाई वाला से नहीं है, अपादान वाला से नहीं है। यहां से यही अंतर है दोनों में, अपादान में और करण में। से का मतलब होता है द्वारा, माध्यम बनता है। से जो है वो माध्यम बनता है, के द्वारा से। और वहां जो से है, से माने जुदाई का बोध होता है, डर का बोध होता है, भय का बोध होता है, लज्जा का बोध होता है। जैसे मैं अपने शिक्षक से शर्माता हूं या शर्माती हूं, तो जिससे शर्माएगा आदमी दूर भागेगा, तो वहां पर अपादान यानी जुदाई का बोध होता है। अब यहाँ पर से विभक्ति का लोप कैसे हो रहा है? उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे हाथ से लिखा हुआ, किसके द्वारा? हाथ द्वारा लिखा हुआ। से रहे या द्वारा रहे, दोनों एक ही चीज है। तो हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, शक्ति से संपन्न शक्ति संपन्न। देखिए से विभक्ति का लोप हो गया। अब अगला देखिए संप्रदान तत्पुरुष। जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाए तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे गुरु के लिए दक्षिणा। देखिए संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, तो के लिए का लोप हो जाए, गुरु दक्षिणा। के लिए हट गया और गुरु दक्षिणा। यहाँ गुरु के लिए दक्षिणा जो है वो पूरा का पूरा समस्त पद है और समास क्या हो गया? गुरु दक्षिणा। युद्ध के लिए भूमि, ये हो गया समस्त पद, और यानी समास विग्रह हो गया। ये प्रक्रिया जो है वो विग्रह कहलाता है, अब बार बार मैं बता रही हूं। और जो पूरे शब्द आ गए वो समस्त पद कहलाते हैं, और अगर उसको मिला दिया जाए तो वो बन जाता है आपका समास। तो युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्योंकि मैं इसे मिटा देती हूं। चलिए ठीक है, हम लोग इसको अब आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष में। देखिए अब अपादान तत्पुरुष को। जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति, तो अपादान कारक की विभक्ति जो है वो से, अपादान कारक की विभक्ति, यहां पर कर देती हूं मैं विभक्ति, विभक्ति से का लोप हो जाए वहां अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे रोग से मुक्त, यहां से जुदाई के सेंस में आता है। करण में से जो है वो माध्यम बनता है, साधन बनता है। तो रोग से मुक्त मतलब छुटकारा, जुदाई होना। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, यानी कि यहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। अगला देख लीजिए अधिकरण तत्पुरुष। जिस समास में
अधिकरण कारक की विभक्ति में, पे, पर आदि का लोप हो उसे अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष कहते हैं। जैसे आनंद में मग्न, आनंद मग्न, आप पर बीती, आप बीती। यहां देखिए में, पर आदि का लोप हो जा रहा है, यानी कि छुप जा रहा है वो। जब हम इसको एक शब्द बना रहे हैं तो, जब समास बना रहे हैं तो, ये समस्त पद में तो है, पर जब समास बना रहे हैं तो में, पर इत्यादि छुप जा रहा है। अब अगला देखिए संबंध तत्पुरुष। ये अंतिम है तत्पुरुष का। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति काके की, रारेरी, नानेनी आदि का लोप हो जाए तो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, का देखिए बनेगा तो समास जब बनाएंगे तो राजपुत्र। घोड़ों की दौड़, की जो इसकी विभक्ति है लोप हो जा रहा है यहाँ पर, घुड़दौड़। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास और कुछ नहीं बल्कि कारक के विभिन्न विभिन्न पदों, विभक्तियों का लोप है। और जिस जिस विभक्ति का लोप है, कर्म की तो कर्म तत्पुरुष, करण की तो करण तत्पुरुष, इसी तरह से संबंध तत्पुरुष तक। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है आपका द्वंद्व समास। चलिए हम लोग द्वंद्व समास को देखते हैं। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए द्वंद्व समास को। जिस समास में दोनों पद यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों पद प्रधान हो तो यहां पर वहां द्वंद्व समास होता है। दोनों मतलब पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। जैसे दिन और रात, दिन रात, माता और पिता, माता पिता। अब पहचानोगे कैसे? जब इसका समास विग्रह किया हुआ हो तो ये और, या, अथवा आदि बीच में लगा हुआ मिलेगा आपको। दोनों पद बराबर के वैल्यू वाले हों तब वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब देखिए द्विगु, द्विगी को पहचानने का, इसमें तो और या अथवा से पहचान लेंगे। तत्पुरुष में समासिक पदों का लोप, विभक्ति का लोप होता है, कारक की विभक्ति का लोप होता है। और द्विगु में देख लीजिए पहला पद यदि आपको संख्यावाची मिल जाए, संख्यावाची मतलब संख्या की गणना करने वाला, संख्या बताने वाला, ये इसकी पहचान है। संख्यावाची मतलब संख्या बताने वाला, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार या तीन वेणियों का समूह। देखिए कितना बढ़िया से आप इसको कर पाओगे और आप इसको तोड़ भी पाओगे। अगर समास विग्रह करने को आ जाएगा तो वो भी आप आसानी से कर लोगे। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको कोई परेशानी होने वाली है। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। जैसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? तीन भुजाओं का समूह। तो ठीक उसी तरह से तीन वेणियों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समाहार यानी आठ आनों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समाहार या समूह। अब चले कर्मधारय को कैसे पहचानेंगे भाई? ये भी आसान है। जिस समास का पहला पद विशेषण, विशेषण माने गुण, दोष, अच्छा, बुरा, लंबा, नाटा, कैसा, कैसा बता दे, और अंतिम पद विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम हो, संज्ञा हो खास करके, तो विशेष से हो यानी जिसकी विशेषता वो बताए, तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। यानी इसमें विशेष से और विशेषण होते हैं। एक शब्द होता है संज्ञा से रिलेटेड और एक शब्द होता है उसकी विशेषता बताने वाला। तो प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष हो तो कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो नील कमल। प्रधान आचार्य, प्रधान है जो आचार्य, प्रधान आचार्य मिला के भी बोल सकते हो प्रधान आचार्य। महान है जो आत्मा, महात्मा। तो बहुत, हाँ, कर्मधारय और बहुब्रीहि में हम भेद करते हैं। कब भेद करते हैं? जब हम किसी दूसरे चीज की ओर संकेत कर दें, यानी दोनों पद को छोड़ के कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाए, तब वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। वैसा दिग्गु पर भी लागू होता है। जैसे दशानन, संख्या भी बता रहा है और इसको हम रावण के सेंस में भी ले सकते हैं।
तो बहुब्रीही हो जाएगा। जब रावण के सेंस में आएगा बहुब्रीही हो जाएगा। और 10 आनों का समाहार जब कर देंगे तो दिग्गु हो जाएगा। तो ये आपके तोड़ने पर भी, विग्रह करने पर भी निर्भर करता है। चलिए अब हम लोग अगला देखें बहुब्रीही समास को। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखो हम लोग चलते हैं बहुब्रीही समास की ओर। जिस समास में दोनों पद में से, यानी न पूर्व पद हो और न मध्य पद, अंतिम पद हो, दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो, बल्कि यह किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा हो। जब किसी तीसरे पद की ओर इशारा करे, यानी किसी तीसरे चीज की प्रधानता बताए, तब वहां पर बहुब्रीही समास हो जाता है। जैसे कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, तो कमल जैसे नयन जिसके हैं अर्थात विष्णु, तो विष्णु ये हो गया, विष्णु एक तीसरा पद आ गया, यानी कि यहां पर बहुब्रीही समास हो गया। पीतांबर को देख लीजिए, पीत है अंबर जिसका, तो जहां वो भी तीसरे पद की ओर प्रधान बता रहा है, इशारा कर रहा है, वो भी बहुब्रीही हो जाएगा। लेकिन कमल के समान नयन तो कर्मधारय समास हो जाएगा। दोनों का अंतर समझिएगा, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पर स्टार बना करके कर देती हूँ, ताकि आप दोनों के बीच का फर्क समझ पाए, कर्मधारय और बहुब्रीही के बीच का फर्क। कमल जैसे नयन है जिसके, जिसके माने किसी और के, तो वो किसी और पक्ष के प्रति आपको ले जाना चाह रहा है, तीसरे पद की प्रधानता बता रहा है, तो ये हो गया आपका बहुब्रीही। लेकिन जब नयन की विशेषता बता दे, कमल के समान नयन, तो कर्मधारय हो जाएगा। जब विशेष और विशेषण की तरफ प्रयुक्त हो तो कर्मधारय, और जब कभी तीसरे पद की तरफ इशारा करे तो बहुब्रीही। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश लंबोदर, तो ये हो गया बहुब्रीही समास। और लंबा है जो उदर हो जाए तो बहुब्रीही, सॉरी कर्मधारय, क्योंकि उदर कैसा है तो लंबा है। लेकिन लंबा है उदर जिसका, यानी ये उदर की विशेषता नहीं बता रहा है, किसी और की विशेषता बता रहा है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है जिसका उदर लंबा है, तो यहां हो गया बहुब्रीही समास। यही फर्क है बहुब्रीही और कर्मधारय में मुख्यतः। कभी कभी पूछ देता है एक आध नंबर का, तो इसकी चीज को समझे। बहुब्रीही को और कर्मधारय को दोनों को अलग अलग करके पढ़ने, समझ में आ जाएगा। अव्ययी भाव समास में देख लीजिए, जिस समास का पहला पद अव्यय हो अर्थात न बदले। अव्यय का मतलब क्या, अ मने नहीं, व्यय मने खर्च, जो खर्च न हो, जिसका रूप न बदले, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, यानी नहीं बदलने वाला हो, कुछ भी हो जाए वो बदलने वाला नहीं है, तो वहां पर हो जाएगा अव्ययी भाव। जैसे शक्ति के अनुसार, ये शक्ति नहीं बदलेगा, यथा शक्ति, देखिए वो बहु आ गया, यथा शक्ति, जीवन भर, आजीवन। अब देखें, अब हम लोग दो और कर लेते हैं, जो जिसको हम लोग तत्पुरुष के उपभेद के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला है नए समास, मैंने कहा कर्मधारय को भी अब उसी के अंतर्गत रखा जाता है, जो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक जो व्याकरण है उसके अंतर्गत। जिस समास का प्रथम पद नकारात्मक हो उसे नए समास कहते हैं। जैसे न स्थिर, अस्थिर, इसकी पहली पहचान न भी और अ भी है। न आस्तिक, नास्तिक, न चल, अचल, न मीट, अमीट, या न मीटने वाला, अमीट। मध्यम पद लोपी समास एक ऐसा समास भी है जिसका न प्रथम पद और न अंत पद, बीच का पद जो है लोप हो जाता है, उसको हम लोग मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। जैसे वह समास जिसमें मध्य पद का लोप हो जाए मध्यम पद लोपी समास होता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा या भल्ला, दही भल्ला या दही बड़ा, बहुत आसान है। अगर आप इसको धैर्य रख करके पढ़ लेंगे तो 4 मार्क्स आपके बनेंगे। इसमें से 5 मार्क्स के प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से 4 का जवाब आपको देना होगा, एक ऑप्शनल होगा। तो जो आपको आसान लगे उसको बना लेना और आपके 4 मार्क्स पक्के। तो ये हिंदी ब वालों के लिए है। और लाइक सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ और की भी ज़रूरत है तो बता सकते हैं कि मैम कमेंट बॉक्स में लिख करके कि मैम इस चीज़ पर वीडियो बना दीजिए,
मैं उस पर बना दूंगी आपके लिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।